वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो चैप्टर है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स उसको करवाने जा रहा हूँ। उसका थ्योरेटिकल पोर्शन आप इसको मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। गाइस, जब तक आप थ्योरेटिकली इसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो प्रैक्टिकल करने में आपको दिक्कत रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या लिख रहा है कि if a business consists of several independent activities or is divided into several departments for carrying on separate function, its management is usually interested in finding out working result of each department to ascertain their रिलेटिव एफिशिएंसीज। वो कह रहा है कि यदि बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं और बिजनेस डिपार्टमेंट्स में बंटा हुआ है और उसके सेपरेट फंक्शंस हैं, उनकी मैनेजमेंट भी फिर ये इंटरेस्टेड हो जाती है ये जानने में के लिए कि हर डिपार्टमेंट अलग अलग कैसे परफॉर्म कर रहा है, इंडिपेंडेंटली कैसे परफॉर्म कर रहा है और उसकी एफिशिएंसी एक दूसरे के साथ कंपेयर की जा सकती है या नहीं। दिस कैन बी मेड पॉसिबल ओनली इफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। Departmental accounts are of great help and assistance to the management as they provide necessary information for controlling the business more intelligently and efficiently. Departmental account है जो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं मैनेजमेंट के लिए ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जिससे कि वो बिजनेस को और इंटेलिजेंटली और इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकें। सो इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन रेडिली identifying all types of wastages. For example, wastage of material or of money. Also, attention is drawn to inadequacies, inefficiencies in the working of departments, units into which the business may be divided. जिसमें business को हम बांट सकते हैं। मतलब वेस्टेज ऑफ मटेरियल या मनी की कौन कितनी कर रहा है, किसकी इनएडिक्वेसी कितनी है, किसमें क्या कमी है, किसकी इनएफिशिएंसी है, उसकी वर्किंग को यूनिट्स के हिसाब से बांट सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ एक ही डिपार्टमेंट पे लोड नहीं होगा। यहाँ सारा ओवरऑल अगर रहता है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा डिपार्टमेंट इनएफिशिएंट है और कौन सा एफिशिएंट है। इसलिए हम सभी खर्चों को बांटना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंट्स। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं गाइस? इसके एडवांटेजेस हैं, द मेन एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आर एज फॉलो। इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। पहला पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट कैन बी इवैल्यूएटेड सेपरेटली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग रिजल्ट्स। ठीक है गाइज, एंड एंड्योर मे बी मेड टू पुश अप टू द सेल ऑफ दैट डिपार्टमेंट विच इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। और उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा जो ज़्यादा सेल कर रहा है या ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। उसके बाद है ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ईच डिपार्टमेंट। द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ए डिपार्टमेंट एज कंपेयर टू अदर्स कैन बी इवेल्युएटेड। ठीक है, और तीसरा है जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिटर्मिन द जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले इन ईच डिपार्टमेंट। राइट गाइज। और उसके बाद है जजमेंट ऑफ एफिशिएंसी। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशो ऑफ ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली। सबकी स्टॉक टर्नओवर रेशो भी हम सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दस द एफिशिएंसी ऑफ ईच डिपार्टमेंट कैन बी रिवैल्यूड। और हर डिपार्टमेंट की जो एफिशिएंसी है वो भी पता चल सकती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सो अवेलेबिलिटी ऑफ द सेपरेट कॉस्ट और प्रॉफिट फिगर होने की वजह से हर डिपार्टमेंट फैसिलिटेट्स बेटर कंट्रोल। सारे डिपार्टमेंट बेटर कंट्रोल करने में फैसिलिटेट करते हैं। दस इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोल कैन बी अचीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद है मेथड्स कौन से हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के? देयर आर टू मेथड्स। ठीक है, पहला है अकाउंट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स आर केप्ट इन वन बुक ओनली, और दूसरा नेचुरली सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स आर केप्ट इन वन बुक ओनली। इसमें क्या है, टू प्रिपेयर ईच अकाउंट इट विल बी नेसेसरी फर्स्ट फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द डिपार्टमेंट टू बी सेपरेटली रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक्स and then for them to be accumulated under separate heads in a ledger. This may be done by having a columnar subsidiary book and a columnar ledger. ठीक है जी, सेपरेट इन वन बुक में ओनली में मतलब है कि सबके हम अलग अलग कॉलम बना देंगे, ब्रांच में, लेजर्स में भी और सब्सिडरी बुक में भी। ठीक है, और वहाँ उनकी सेपरेट एंट्री करते जाएंगे। राइट हो,
टू प्रिपेयर सच अकाउंट्स, इट विल बी नेसेसरी फर्स्ट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो उसका डेबिट है डिपार्टमेंट का सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाए सब्सिडरी बुक में भी और उसके बाद लेजर्स में भी, राइट हो, ठीक है, समझ आ गया। चले आगे, सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स, सेपरेट सेट्स ऑफ बुक आर केप्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट। इसमें क्या होगा, a separate set of book may be kept for each department including complete stock of goods received from transferred to other department or as also sales, सबके लिए अलग अलग अकाउंट बनेगा। nevertheless even when separate set of book are maintained for different departments, it will be necessary to devise a basis for allocation of common expenses। ठीक है, कॉमन एक्सपेंसेस के लिए एक डिवाइस निकाली जाएगी कि किस तरीके से कॉमन एक्सपेंसेस को बांटा जाएगा अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरेस्टेड इन डिटर्मिनिंग द सेपरेट डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट, अगर जो इनका सेंट्रल एजेंसी है या मेन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो मैनेजमेंट है, वो ये जानना चाहती है कि इनका डिपार्टमेंट वाइज अलग से प्रॉफिट क्या है, तो वो भी हम कर पाएंगे यदि इनके सारे खर्चों को हम प्रॉपर तरीके से अपोर्शन कर दें। तो अब बात आएगी आगे, बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो एक्सपेंसेस शुड बी एलोकेटेड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन द रैशनल बेसिस while preparing departmental accounts. Individual identifiable expenses. So expenses incurred specially for a particular department are charged directly by thereto. For example, insurance charges of stock held by the department. और उसके बाद है कॉमन एक्सपेंसेस। ठीक है, इंडिविजुअल तो आपको उसके हिसाब से डालने ही पड़ेंगे, और कॉमन में क्या है, द बेनिफिट ऑफ विच इज शेयर्ड बाय ऑल द डिपार्टमेंट विच आर कैपेबल ऑफ प्रिसाइज एलोकेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिपार्टमेंट्स कंसर्न्ड ऑन सम इक्विटेबल बेसिस कंसिडर्ड सूटेबल इन द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। जैसे जैसे सर्कमस्टांसिस के हिसाब से सूट करेगा उस तरीके से हम उन खर्चों को एलोकेट कर देंगे जो कॉमन नेचर के हैं। ठीक है गाइस, तो एक तो इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल एक्सपेंसेस हो गए जो तो उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जाएंगे, और कॉमन के लिए हम एक बेस बना लेंगे, और बेस के कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास नीचे गिवन है। पहला है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, ये मैंने चार्ट बनाया है आपके लिए ये एक सीरियल नंबर है, एक्सपेंसेस और बेसिस है। एक्सपेंसेस कौन से, जैसे रेंट है, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, ये किस पे होगा, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट इफ गिवन, अदरवाइज ऑन टाइम बेसिस। अगर तो फ्लोर एरिया दिया कि कितना कितना परसेंटेज फ्लोर एरिया बांटा हुआ उन्होंने, उस हिसाब से होगा, नहीं तो टाइम बेसिस के। और दूसरा लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल एनर्जी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे किस में बांटेंगे, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय ईच डिपार्टमेंट्स के कितने यूनिट्स वो कंज्यूम करें। उसके बाद तीसरा है सेलिंग एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल बैड डेट्स, कमीशन, फ्रेट, ट्रैवलिंग सैलरी एटसेट्रा, सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है गाइज, चलिए अब उसके बाद क्या है अगला, कैरियज इनवर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये किस में होगा, परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, वेजेस एंड सैलरी, टाइम डिवोटेड टू ईच डिपार्टमेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एसेट्स। इसका बेसिस क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, अदरवाइज ऑन टाइम बेसिस। और सेवंथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल सैलरीज ऑफ मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स, टाइम बेसिस और इक्वली अमंग ऑल डिपार्टमेंट्स। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। उसके बाद है पीएफ, ईएसआई एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, वेजेस एंड सैलरीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट। So there are certain expenses and incomes, most of being of financial nature, which cannot be apportioned on the suitable basis. Therefore, they are recognized in combined in profit and loss account. For example, interest on loan, profit on sale of investment, etc. कुछ items ऐसी हैं जिनको हम फाइनेंशियल नेचर की है जो अपोर्शन नहीं की जा सकती, वो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें उनको इकट्ठा ही कंबाइन ही लेना होता है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम आप बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं गाइस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स की। सो डिपार्टमेंट विच वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड हैव नेग्लिजिबल इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, और बहुत कम इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। और उसके बाद है डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। सो डिपार्टमेंट्स विच ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट फॉर फर्दर
प्रोसेसिंग और कॉल्ड डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। तो उनको क्या बोलते हैं हम? डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। हियर द आउटपुट ऑफ वन डिपार्टमेंट बिकम्स द इनपुट फॉर द अदर डिपार्टमेंट। सो these transfers may be done on cost or some price decided, वो सेलिंग प्राइस भी हो सकता है। द प्राइस एट विच दिस इज डन इज नोन एज ट्रांसफर प्राइस। इन दीज डिपार्टमेंट्स अनलोडिंग इज रिक्वायर्ड इफ ट्रांसफर प्राइस इज हैविंग ए प्रॉफिट एलिमेंट। ठीक है, अगर ये 100 रुपये का डिपार्टमेंट ए को पड़ा और उसने 120 का उसको दूसरे डिपार्टमेंट को दिया है, तो इसमें 20 रुपये की जो लोडिंग है वो जब हम ओवरऑल प्रॉफिटबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और ये जो मेथड एलिमिनेटिंग का है वो अगले टॉपिक्स में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो अब हम आगे बात करेंगे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स की। So guys, whenever goods services are provided by one department to another, their cost should be separately recorded and charged to the department benefiting thereby and credited to the that providing the goods and services. The total of such benefit interdepartmental transfers should be disclosed in the department's profit and loss account to distinguish them from other items of expenditure. ठीक है जी, तो वो क्या कह रहा है कि उसको हम व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय वन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसकी कॉस्ट सेपरेटली रिकॉर्ड करनी चाहिए, सेपरेटली रिकॉर्ड करनी चाहिए एंड चार्ज टू द डिपार्टमेंट जिसको बेनिफिट हो रहा है उसको डेबिट करना है और दूसरे डिपार्टमेंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, सच जो बेनिफिट्स हैं शुड बी डिस्क्लोज इन द डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसको अलग आइटम्स के साथ शो करना है, अलग आइटम के रूप में शो करना है। ओके जी, ताकि उसको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल ना हो। बेसिस ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, गुड्स एंड सर्विसेज में बी चार्ज्ड बाय वन डिपार्टमेंट टू अनदर यूजुअली ऑन ईदर ऑफ द फॉलोइंग 3 बेसिस, जहाँ तो कॉस्ट पे या करंट मार्केट प्राइस पे या कॉस्ट प्लस एग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे। ठीक है, ये तो सिंपल बात समझ लगी आपको। सो उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। तो एलिमिनेशन हम कैसे करेंगे? जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, द प्रॉफिट इज एडेड इन द इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, द लोडिंग इंक्लूडेड इन द अनसोल्ड इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर is to be excluded before final accounts are prepared so as to eliminate any anticipatory internal profit included therein। ठीक है जी, तो उसमें प्रॉफिट को हमें लोडिंग के रूप में बाहर निकालना होता है, उसको एक्सक्लूड करना है मतलब, तो वो क्या कहलाएगा? स्टॉक रिजर्व। सो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज एलिमिनेटेड बाय क्रिएटिंग एन एप्रोप्रिएट स्टॉक रिजर्व बाय डेबिटिंग द कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व विल बी कैलकुलेटेड, वो कैसे करेंगे? ट्रांसफर प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इनटू प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ट्रांसफर प्राइस अपॉन ट्रांसफर प्राइस। ठीक है जी, और जर्नल एंट्री क्या होगी? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर द फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और वो क्या चीज़ है? क्रिएशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक रिजर्व बीइंग ए प्रोविजन मेड फॉर द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक। Okay, so in the beginning of the next accounting year the aforesaid journal entry will be reversed as under, और उसमें क्या होगा? स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देंगे हम, बीइंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रिवर्स्ड। ठीक है जी, अगले साल उसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे, अगले साल के शुरू में। ओके, तो चलिए ये एंट्रीज भी होगी। अब हम आगे बात करते हैं इसके डिस्क्लोजर कैसे करेंगे इसका बैलेंस शीट में। सो अनसोल्ड स्टॉक है जो closing stock acquired from another department will appear in the on the asset side of the balance sheet as under, and extract क्या है उसका कैसे बताया कि सारी करंट एसेट्स के साथ जो स्टॉक है वो शो कर देना, उसमें से हमें क्या करना है गाइस? हमें स्टॉक रिजर्व माइनस करके दिखा देना स्टॉक में से, और बाकी फिगर्स वैसे ही नजर आ जाएंगी। तो अब हम आगे बात करेंगे मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट मेथड। तो अंडर दिस मेथड गुड्स सप्लाइड टू ईच डिपार्टमेंट आर डेबिटेड टू मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट एट कॉस्ट प्लस लोडिंग टू गिव द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स। द सेल प्रोसीड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर क्रेडिटेड इन द मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट एंड अमाउंट ऑफ मार्कअप इज क्रेडिटेड टू द डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट। ठीक है जी, सो व्हेन इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस, जब उसको रिड्यूस करना होगा बिलो द नॉर्मल सेलिंग प्राइस,
that is cost plus markup. The reduction markdown is entered by the memorandum stock account as well as the markup account. This method helps to achieve effective control of stock movements of various departments. ठीक है, तो इससे हेल्प मिलती है इफेक्टिव कंट्रोल स्टॉक के मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए वेरियस डिपार्टमेंट्स के। तो गाइस यहाँ तक था इसका सारा थ्योरेटिकल पोर्शन। ये वीडियो मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का जो बेस है वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। आप इसके नोट्स आप खुद बना लीजिए, ठीक है जी, और उसके प्रैक्टिकल फिर मैं बाद में कराऊंगा आपको। ओके जी, डन।